देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हम जानेंगे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में। और इस विषय के बारे में हमें बता रही हैं IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में है हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। त्रिभुज को हम किस तरह से डेली रूटीन लाइफ में कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से आकृतियों को देखकर हम त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। मैं अर्चना शर्मा IIT अलवर से डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की फैकल्टी। बच्चों कैसे हैं आप? अच्छे हैं मैम। और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे इस प्रोग्राम अब गणित हुआ आसान से कुछ तो लाभ मिल ही रहा होगा, है बच्चों ऐसा? जी मैम। और कहीं ना कहीं एक भय जो अक्सर बच्चों में गणित को लेकर देखा गया है, वह भी काफी हद तक कम हुआ होगा। बच्चों क्या मैंने सही कहा है? जी मैम। तो एक बार मैं आप लोगों का परिचय लेना चाहूंगी। आप बताएं अपने बारे में। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। मेरा नाम तानिया सिंह है। मेरा नाम प्रकल्पा राठौर है। आप बताएं। मेरा नाम नवनीत कुमार है। मेरा नाम अमित कुमार है। आज हम लोगों का जो विषय है वो है त्रिभुज। सभी लोग जानते हैं त्रिभुज के बारे में। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और शायद आप त्रिभुज की आकृति से भी थोड़ा अवगत होंगे। जी मैम। तो आज हम सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा से शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज यानी त्रिभुज के कुछ गुणधर्म और त्रिभुज के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे सर्वांग समता की, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है। लेकिन उससे पहले एक पुनरावृत्ति कर लेते हैं हम लोग त्रिभुज के बारे में। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं त्रिभुज को? ट्रायंगल। ठीक है। त्रिभुज, त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजाएं, यानी तीन भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जब तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइंस द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो त्रिभुज की परिभाषा है वो एक्चुअल परिभाषा क्या है कि जब हम तीन लाइंस को एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे तो जो क्लोज्ड आपके पास में फिगर बनेगी, जो बंद आकृति होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो आप मुझे बताएं प्रकल्पा कि एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? मैम तीन भुजाएं होती हैं। बिल्कुल सही। नवनीत? जी मैम। एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण। 3 कोण, बिल्कुल सही। सरफराज, त्रिभुज के पास कितने शीर्ष होंगे एक त्रिभुज में? 3। बिल्कुल सही। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भुजाओं को हम साइड कहते हैं इंग्लिश में, कोण को एंगल्स कहते हैं और शीर्ष को वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में आसपास ऐसी कौन से ऑब्जेक्ट आकृतियां हैं जो हमें त्रिभुज की याद दिलाती हैं या त्रिभुज की आकृति से जो सिमिलर होती हैं, उनके समरूप होती हैं, त्रिभुज के समरूप। ठीक है। कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आप बताइएगा कि आप कौन कौन से ऐसे उदाहरण जानते हैं जो त्रिभुज की आकृति को दर्शाते हैं। ठीक है? जी मैम। जैसे कि सबसे पहले आपके लिए खाने वाली चीज की बात करते हैं। पिज्जा आप लोग खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं।
आपको पता है कि जो पिज्जा का पीस होता है वो हमेशा त्रिभुज आकृति में रहता है। जी मैम। ठीक है, तो पीस ऑफ पिज्जा यानी एक पिज्जा का जो पीस है वो उसकी आकृति, क्योंकि उसमें कितनी भुजाएं होती हैं, बाउंड कैसे रहता है वो 3 जगह से। प्रकल्पा आप बताओ। मैम सैंडविच। सैंडविच जो ब्रेड से बनता है। जी मैम। बिल्कुल सही, वो भी त्रिकोणीय आकृति का होता है। बिल्कुल सही। जैसा कि अभी अभी प्रकल्पा ने हम लोग को बताया सैंडविच का एग्जाम्पल, तो प्रकल्पा ने बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि हमारे पास जो ब्रेड की आकृति होती है, नवनीत बताएं ब्रेड की आकृति कैसी होती है? ब्रेड की आकृति एक वर्ग की तरह होती है। बिल्कुल, वर्ग भी होती है और आयत भी हो सकती है, वैसे वर्गाकार ही होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो जब आप सैंडविच बनाते हैं तो उसे क्या करते हैं, उसके विकर्ण से अलग कर देते हैं। जानते हैं ना, डायगोनल। समझ गए? ठीक है, जब आप वर्ग का डायगोनल देखेंगे और अगर वहाँ से आपने ब्रेड को अलग कर दिया तो जो आकृति बनेगी वो कैसी होगी, त्रिभुज की आकृति। बिल्कुल सही। और कोई एग्जाम्पल आप बताएं सरफराज। मैम होटलों में जब जाते हैं तो वो बर्फी होती है, वो भी त्रिभुज की आकार की होती है। ठीक है, मिठाई की याद दिला दी इन्होंने, बहुत अच्छे। आप बताएं अमित, कोई और एग्जाम्पल जो त्रिभुज की आकृति को दर्शाता है? मैम प्रिज्म। प्रिज्म, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जैसा कि हम फिजिक्स में जानते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे। और मैं आपको बताती हूँ, झोपड़ी आप लोगों ने देखी है, गांव में झोपड़ी होती है। जी मैम। ठीक है, तो हमारी जो झोपड़ी की छत होती है वो किस आकार की होती है, त्रिभुजाकार की होती है। बिल्कुल सही। आपने देखा होगा घर में टांगने वाले जो कपड़े हैंगर्स यूज करते हैं, जी मैम। उसकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुज। त्रिभुज की आकृति होती है। मैडेंगल्स खाते हैं हम लोग। जी मैम। आजकल चिप्स भी, बिंगो मैडेंगल्स, आजकल चिप्स भी त्रिभुजाकार के आने लगे हैं। ठीक है जी मैम। क्या आप और भी कोई उदाहरण से बता सकते हैं त्रिभुज की आकृति को? जी मैम। बताएं। पराठे, ओ त्रिकोणे पराठे। जी मैम। सही, बिल्कुल सही। माँ द्वारा बनाई गई रोटी का 1/4 हिस्सा, क्या वो त्रिभुज की आकृति को दर्शा सकता है? जी मैम। नहीं मैम। 1/4 हिस्सा रोटी का? रोटी का 1/4 हिस्सा। नहीं मैम। अगर उस गोलाकार जो तीसरी भुजा आ रही है, अगर उसको सरल रेखा की तरह बना दिया जाए, ठीक है, तो उस भुजा को सीधा कर दिया जाए। जैसे जो 1/4 हिस्से जिसकी हम बात कर रहे हैं, रोटी के 1/4 हिस्से की, उसमें जो 2 भुजाएं होंगी वो तो कैसी होंगी, स्ट्रेट लाइन की तरह होंगी, सरल रेखा जैसी होंगी, लेकिन जो तीसरी भुजा है वो कैसी होगी, थोड़ी वक्र होगी। ठीक है ना, थोड़ी कर्वी होगी वो। ठीक है, अगर उसको स्ट्रेट मान लिया जाए तो 1/4 हिस्सा रोटी का वो भी त्रिभुज की आकृति को इजीली दर्शा सकता है। ठीक है, तो बताएं प्यारो बच्चों, कहीं रोटी का नाम लेते आपको भूख तो नहीं लग गई? जी मैम, लग गई। तो अभी हमने बात की यहाँ पर कि किस किस प्रकार की वस्तुओं में आप त्रिभुज की आकृति को इजीली देख सकते हैं। ठीक है जी मैम। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले हम त्रिभुज के प्रकार की बात करेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी मैम। तो हम सबसे पहले बात करेंगे भुजाओं के आधार पे जो त्रिभुज 3 प्रकार के हैं। पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। पहला जो प्रकार है वो है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी मैम। ठीक है बच्चों। जी मैम। ऐसे त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों, उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों। जी मैम। उदाहरण के तौर पे यदि किसी त्रिभुज की पहली भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो यह बनने वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा।
क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। आपको अच्छे से समझ में आ गया है? जी मैम। समबाहु त्रिभुज में एक और गुणधर्म है, वो यह है कि इसमें तीनों कोण, क्योंकि आपको पता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो वहाँ पर कोण का निर्माण होगा। जी मैम। तो समबाहु त्रिभुज में हर कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों? जी मैम। चलिए अब मैं आपसे एक उदाहरण पूछती हूँ। यदि एक त्रिभुज में भुजाओं की जो माप है, पहली भुजा की जो माप है वो 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की माप है 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की माप है 5 सेंटीमीटर। आप बताएं क्या यह बनने वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा? नहीं मैम। आप बताएं नवनीत, ऐसा क्यों नहीं है? मैम क्योंकि उसकी दो भुजाएं तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन जो एक भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज होने के लिए उसकी तीनों भुजाएं जो हैं बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। आप सभी को समझ में आ गया है? जी मैम। ठीक है। सरफराज, आप अपनी तरफ से कोई उदाहरण दीजिए समबाहु त्रिभुज का। मैम समबाहु त्रिभुज का उदाहरण ये है कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हो, जैसे कि एक भुजा 10 सेंटीमीटर हो, बिल्कुल सही, भुजा भी 10 सेंटीमीटर हो और तीसरी भुजा भी 10 सेंटीमीटर बिल्कुल हो, सही। तो ये समबाहु त्रिभुज होंगे। मतलब 10 सेंटीमीटर की यदि प्रत्येक भुजा है जी तो जो निर्माण होगा जिस त्रिभुज का वो समबाहु त्रिभुज का प्रकार होगा। ठीक है बच्चों? जी मैम। बहुत सही। अब दूसरे प्रकार के त्रिभुज की ओर चलते हैं। ठीक है? तो दूसरे प्रकार का त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है? जी मैम। समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार के त्रिभुज में कोई दो भुजाएं बराबर माप की होती हैं। ठीक है? जी मैम। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो, अन्य तीसरी भुजा किसी और माप की हो, तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब तान्या, आप मुझे समद्विबाहु त्रिभुज का कोई एग्जाम्पल बताएं। जी मैम। कोई एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बिल्कुल सही। ठीक है? समझ आ गया आपको? जी मैम। क्या समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बन सकता है? नहीं मैम। नहीं मैम। नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। बिल्कुल सही। और इसमें दो ठीक है? बराबर होती है। आ गया समझ में आपको? जी मैम। अब हम तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार का त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है? स्केलिन ट्रायंगल। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्केलिन ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप असमान हो, यानी तीनों भुजाएं समान माप की ना हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। जी मैम। एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। यदि किसी त्रिभुज की पहली भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो यह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है? जी मैम। समझ आ गया? जी मैम। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ। आपको बताना होगा कि इस प्रकार का त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है? मापन के आधार पर अभी आपको बताना है। ठीक है? जी मैम। चलिए एक त्रिभुज लिया है हमने और इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, दो भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर की। पहली भुजा भी 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 2 सेंटीमीटर। आप बताएं कि यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है? सरफराज, आप बताएं। मैम ये समद्विबाहु त्रिभुज का उदाहरण है। बिल्कुल सही। प्रकल्पा, क्या सरफराज ने सही उत्तर दिया है? जी मैम। नवनीत, क्या ये उत्तर बिल्कुल सही है? जी मैम, बिल्कुल सही। आप मुझे बताइए कि वो समद्विबाहु त्रिभुज क्यों बना? मैम क्योंकि उसकी दो भुजाएं समान है और उनकी माप क्या है? मैम 4 सेंटीमीटर और 4 बिल्कुल सही। और तीसरी भुजा की मापन? तीसरी भुजा की मापन 2 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सही। और हम अच्छे से जानते हैं कि जब दो भुजाएं समान होंगी, माप में समान होंगी,
तो वह त्रिभुज के कौन सा प्रकार कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जी समझ आ गया? जी मैम। बहुत बढ़िया। अब हम चर्चा करेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है? जी मैम। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में एक्यूट ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है? जी मैम। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। आपको अच्छे से पता है कि किसी भी त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं। जी मैम। तो यदि तीनों कोणों की माप 90 डिग्री से कम होगी तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों? जी मैम। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के त्रिभुज की। ठीक है? समकोण त्रिभुज। ठीक है? जी मैम। यदि किसी त्रिभुज में कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो, यानी एक कोण समकोण हो, तो बनने वाले त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। जी मैम। ठीक है? जी मैम। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ। मेरा प्रश्न ध्यान से सुने और फिर उसका उत्तर दें। ठीक है? जी मैम। मेरा प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज का पहला कोण 90 डिग्री, दूसरा कोण 30 डिग्री और तीसरा कोण 60 डिग्री हो, यानी 60 डिग्री हो, जी मैम। तो यह त्रिभुज क्या न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा? नहीं मैम। प्रकल्पा, आप सही से उत्तर की विवेचना करें। मैम, न्यून कोण त्रिभुज में सारे कोण 90 डिग्री से कम के होने चाहिए, किंतु इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है जो कि 90 डिग्री से कम नहीं है, उसके बराबर है, इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज ना होकर समकोण त्रिभुज है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है? जी मैम। चलिए, इसका अर्थ यह है कि जब भी त्रिभुज में एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होगा तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है? जी मैम। और हम अच्छे से जानते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज होने के लिए तीनों कोणों का जो माप है वो 90 डिग्री से कम होना आवश्यक है। ठीक है? जी मैम। अब तीसरे प्रकार की बात करते हैं, और तीसरा जो प्रकार है वह है अधिक कोण त्रिभुज। इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्या कहेंगे इंग्लिश में? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार के त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज में कम से कम एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बच्चों? जी मैम। बताओ नवनीत, अभी मैंने अधिक कोण त्रिभुज की क्या परिभाषा दी? मैम, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इससे पहले वाला जो हमने अभी अभी उदाहरण जिसकी विवेचना प्रकल्पा ने की थी, नवनीत बताएं क्या वह उदाहरण अधिक कोण त्रिभुज का उदाहरण बन सकता है? आप मुझे ये बताएं कि वहाँ जो इससे पहले वाले उदाहरण में त्रिभुज के जो कोण थे वो वे क्या क्या थे, बताएं। मैम, 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। और अधिक कोण त्रिभुज होने के लिए उसमें मैम एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तभी मैम बिल्कुल उसको सही। हम अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सरफराज, अब आप एक उदाहरण बताएं जो अधिक कोण त्रिभुज को पूरी तरह से सेटिस्फाई करे। मैम, एक कोण का मान 110 डिग्री है। किसी त्रिभुज के लिए? जी मैम, किसी त्रिभुज के लिए एक कोण का माप 110 डिग्री है, जबकि दूसरे कोण का माप 50 डिग्री है और तीसरे कोण का माप 20 डिग्री है। तो ये अधिक कोण का उदाहरण है। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक है। जी मैम। ठीक है, वो कौन सा कोण है? 110 डिग्री। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों? जी मैम। और एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो हम लोग पहले से भी जानते हैं और एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 होता है। बिल्कुल सही।
ठीक है बच्चों? जी मैम। तो बच्चों मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछती हूँ, आप उसका मुझे उत्तर बताएं। प्रश्न ध्यान से सुने। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्रमशः 40 डिग्री, 60 डिग्री और 100 डिग्री है, तो क्या इस प्रकार का त्रिभुज संभव है? बताएं तान्या। नहीं मैम, ये संभव नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। और मैम इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 200 डिग्री है, जो कि 180 से ज्यादा है। इसलिए ये त्रिभुज संभव नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है सरफराज, क्या तान्या ने सही उत्तर दिया है? बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, एक और प्रश्न बताएं। जी मैम। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो, तो यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है क्या? नहीं मैम। यदि नहीं तो ऐसा क्यों? प्रकल्पा आप बताएं। मुझे नहीं पता मैम। मैम मैं बताऊं? तान्या आप नहीं, नवनीत आप बताएं। मैम वह समकोण त्रिभुज इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो कोण है समकोण होने के लिए 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए, और इसके जो तीनों कोण है मैम वो 60 डिग्री नवनीत के। मैं समझ गई, आप कहना चाहते हैं कि इसमें किसी भी कोण की माप 90 डिग्री नहीं है, तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, और समकोण त्रिभुज होने के लिए त्रिभुज में एक कोण समकोण होना जरूरी है, जैसा कि यहाँ पर नहीं है। एक और बात बताएं नवनीत, क्या यहाँ पर त्रिभुज निर्माण संभव है? जी मैम बिल्कुल संभव है। बताएं। क्योंकि मैम इसके तीनों कोणों का जो योग है वह 180 के बराबर है, 180 डिग्री है। 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। तो फिर आप बताओ प्रकल्पा, अब आप कोशिश करें बताने की। बताएं किस प्रकार का त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है जिसके तीनों ही कोण समान हैं? जिसके तीनों कोण समान होते हैं उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है, मैंने अभी यहाँ पर ऐसा कह दिया कि तीनों कोण समान हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये अच्छे से पता है कि तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम है। मैंने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया था। ठीक है, लेकिन ये आपको पता है कि तीनों ही कोण हमारे क्वेश्चन में 60 डिग्री हैं, जो कि 90 डिग्री से कम है। इसीलिए बनने वाला त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है जी मैम। अब आप कंफ्यूज तो नहीं है ना? नहीं मैम। बहुत अच्छे। एक आखिरी प्रश्न और मैं आपसे पूछती हूँ। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से अधिक है, तो त्रिभुज का निर्माण संभव है या असंभव है? संभव है। असंभव है। एक बार फिर से मैं अपना प्रश्न दोहरा देती हूँ, आप लोग मेरा प्रश्न ध्यान से सुने। किसी त्रिभुज की यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, तो इस प्रकार के त्रिभुज का निर्माण संभव है या असंभव है? बताएं। संभव है मैम। संभव है। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक सरल उदाहरण से बता देती हूँ। ठीक है जी मैम। यह त्रिभुज की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी भी है कि एक त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब उसकी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक हो। यदि ऐसा नहीं है तो त्रिभुज बनाना भी संभव नहीं होगा। ठीक है, और एक उदाहरण से हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है जी मैम। तो यदि हम पहली दो भुजाओं का योग लें, पहली दो भुजाएं कौन कौन सी हैं अमित? मैम 10 और 4। 10 और 4 सेंटीमीटर। इसका योग क्या होगा अमित? मैम 14 सेंटीमीटर। जी मैम। तो पहली दो भुजाओं का योग क्या है अमित? मैम 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। योग
14 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जो 14 सेंटीमीटर योग आया है तीसरी भुजा से अधिक है क्या? जी मैम। तीसरी भुजा का माप क्या है? मैम 3 सेंटीमीटर। जो कि 14 सेंटीमीटर से कम है। इसीलिए त्रिभुज के इस गुणधर्म के अनुसार जो अभी हमने आपको बताया कि यदि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा की माप से अधिक है तो त्रिभुज बनाना संभव है। इस आधार पर 10 + 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, यह त्रिभुज बनाना संभव है। 10 + 4 इज ग्रेटर देन 3, यह त्रिभुज बनाना संभव है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या अब त्रिभुज संभव है? जब दो भुजाओं का योग 4 + 3, दूसरी और तीसरी भुजाओं का योग हमने लिया है 4 + 3, सरफराज कितना योग हुआ? 7 सेंटीमीटर। और जो 7 सेंटीमीटर है हमारी जो तीसरी भुजा होगी वो कौन सी होगी? 10 सेंटीमीटर। मैम ठीक है, तो क्या 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से अधिक है? नहीं मैम। तो क्या यह त्रिभुज बनाना संभव है? बिल्कुल नहीं मैम। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, जी मैम। समझ आया आपको अच्छे से? जी मैम। तो बताइए, अभी मैंने आपको कौन सा गुणधर्म समझाया त्रिभुज का? नवनीत आप बताओ। मैम आपने बताया कि कोई भी त्रिभुज का अगर मतलब कि कोई भी ट्रायंगल का हमें दो साइड का एडिशन मतलब कि दो साइड का हम मेजरमेंट ले लें तो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो आज हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा त्रिभुज के बारे में? प्रकल्पा बताओ, आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने त्रिभुज के 6 प्रकारों के बारे में जाना, जिनमें से 3 कोण के आधार पर थे और 3 भुजाओं के आधार। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों? जी मैम। और हमने ये भी देखा कि हमारे आसपास दैनिक जीवन में कितनी प्रकार की ऐसी वस्तुएं हैं जो त्रिभुज की आकृति को दर्शाती हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर से हम बात करेंगे त्रिभुज के आगे नए और गुणधर्म सिखाएंगे आपको। ठीक है? और नेक्स्ट टर्न पर हम लोग सीखेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांग समता, यानी जो त्रिभुज का जो मेन गुणधर्म जिसको हम कहते हैं महत्वपूर्ण जो गुणधर्म है सर्वांग समता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? जी मैम। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मैम। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। इस विषय के बारे में आपको बता रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalvar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। सभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान।